हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मकर संक्रांति का दिन होता है। आसमान में हर तरफ रंग बिरंगी पतंगे छाई थी। रेचल का भाई अक्षत भी अपनी छत पर खड़ा अपने सामने वाले दोस्त से पतंगबाजी करने में लगा था। तो वहीं उसके बगल में हाथ में मांझे की चरखी लिए खड़ी रेचल उसे बार बार कहती है, भाई एक बार मुझे भी तो उड़ा लेने दे पतंग, कब से चरखी पकड़े खड़ी हूँ। चुप करना रेचल और ढील दे थोड़ी, एक बार इस सामने वाले मोटू की पतंग काटने दे। 15 मिनट से तो कोशिश कर रहा है, अब तक नहीं कटी तुझसे। बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरे हाथ में पतंग की डोर दूंगा तो तू 5 मिनट में काट देगी। चुप बैठ, जब पतंग उड़ाना आता नहीं तो चुपचाप चरखी पकड़े रख और नजारे देख तू बस। अब अरे पतंग उड़ाना नहीं आता तो सीख जाऊंगी ना, तू सिखा तो सही। ओ एक पतंग कट गई भाई, अपनी छत की तरफ आ रही है। देख देख तू चरखी मत छोड़ियो रेचल, मैं बता रहा हूँ, अरे अपनी पतंग कट जाएगी। रेचल उसकी बातों पर ध्यान न देकर चरखी छोड़कर कटी पतंग को उछलकर पकड़ लेती है, लेकिन उसकी भाई की पतंग कोई काट देता है। कट गई ना पतंग, खुश? अरे एक कटी हुई पतंग लूटने के लिए अपने भाई की पतंग कटवा दी तूने, नालायक। चिल्ला क्या रहा है? कट गई तो कट गई, अभी मुझे पतंग उड़ाना सिखा। ठीक है, लेकिन पतंग उड़ाने से पहले पतंग में मांझा बांधना तो सीख। देख मैं दिखाता हूँ। जिसके बाद अक्षत पतंग में मांझा बांधकर पतंग उड़ाना चालू करता है और उड़ती पतंग की डोर रेचल के हाथों में पकड़ा देता है। कुछ देर में तो रेचल आराम से पतंग संभाल लेती है, लेकिन पतंग उड़ाते उड़ाते वो मांझे को जोर से खींचती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। जिसके बाद उसके हाथ में से खून बहने लगता है। ये मांझा कितना तेज है, मेरा हाथ। मांझा तेज ही होता है, पर तुझे ढंग से पकड़ना कहाँ आता है। सच में ये पतंग उड़ाना तुम लड़कियों की बस की बात नहीं है। चुप कर कुत्ते, देख लियो मैं पतंग उड़ाना सीख के रहूंगी और इतने अच्छे से सीखूंगी ना कि पूरे मोहल्ले में मुझसे अच्छा पतंगबाज कोई नहीं होगा। ओहो, मांझे के घायल होने के बाद पतंग उड़ाने का जुनून पैदा हो गया तुझ में। चल चल अभी अपने जख्म पर मलहम लगा। रेचल अपना घायल हाथ लिए नीचे आती है। कुछ दिनों बाद जब उसका हाथ ठीक हो जाता है तो वो छत पर जाकर खुद से पतंग उड़ाने की कोशिश किया करती। रोज कोशिश करने पर वो अच्छी तरह से पतंग उड़ाने लगी थी और अब वो अपने भाई से ही पतंगबाजी का मुकाबला किया करती, जिसमें कभी उसका भाई जीतता तो कभी वो जीतती और उसे ऐसे ही पतंग उड़ाने में बड़ा मजा आता। एक रोज वो पतंग और चरखी लिए अपने भाई से कहती है, ओए चल पतंग उड़ाएं। तुझे पतंग क्या उड़ानी आ गई? तू तो टाइम बे टाइम पतंग लेकर तैयार हो जाती है। इस समय कौन सी दुकान से पतंग लेकर आ रही है? अरे सारी पतंग तो मैंने बहुत पहले से ही खरीद रखी है, ताकि पतंग उड़ाना सीखने पर मुझे पतंग उड़ाने के सीजन का इंतजार न करना पड़े। जा ना, इतना खाली समय नहीं है कि तेरे साथ पतंगबाजी करने बैठूं, खुद ही उड़ा ले। अक्षत के मना करने पर भी वो अकेले पतंग उड़ाने छत पर चली जाती है और पतंग उड़ाते हुए उसकी पतंग आसमान में उड़ रही दूसरी पतंग के साथ जा उलझती है, जो कि पास की कॉलोनी में रहने वाले शरद की थी। ऊपर आसमान में दोनों की पतंगे आपस में उलझी थी, तो नीचे दोनों की आंखों के पेच लड़ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ समय में शरद रेचल के घर रिश्ता भेजता है और दोनों पक्षों की बातचीत के बाद कुछ ही समय में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के 3 हफ्ते बाद ही शरद के ट्रांसफर के कारण उन्हें दिल्ली छोड़कर मेरठ शिफ्ट होना पड़ता है। इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक रोज जब रेचल खिड़की को साफ कर रही थी और आसमान की ओर देखती है, तभी शरद उससे कहता है, तुम दिन में आसमान की ओर क्या देख रही हो? तारे निकले क्या? हाँ, तुम्हारे चाचा जी ने निकलवाया है ना दिन में तारे, मैं तो ये साफ आसमान देख रही हूँ। साफ आसमान में पतंग उड़ाने का जी कर रहा है मेरा। बहू, यहाँ तू साफ आसमान देखने में लगी है और गुसल खाने में सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, जरा उन्हें भी साफ कर ले। तुम्हारी माँ से मेरा खाली बैठना देखा नहीं जाता क्या? माँ मैं क्या कह रहा था, जुलाई का आखिरी हफ्ता चल रहा है और अगले महीने आजादी का भी त्योहार आने वाला है। वो तो हर साल आता है ना लायक, वो हमारा राष्ट्रीय पर्व जो है, इस बार 15 अगस्त पर हर घर में तिरंगा लहराएगा। अच्छा सासू माँ, 15 अगस्त पर तो पतंग उड़ाने का रिवाज भी होता है और आपको तो पता है शादी से पहले मैं। रेचल बोल ही रही थी कि तभी उनकी पड़ोसन माला उनके घर आकर कहती है, सुनीता, अरे ओ सुनीता, लो सुनीता, क्या पूरा परिवार यही मौजूद है? अब इंसान अपने घर में नहीं तो क्या पड़ोसी के घर में मौजूद रहेगा? क्या बात है, चाय पीने आई है क्या? वैसे आई तो किसी और काम से हूँ, लेकिन तू कह रही है तो चाय भी पी लूंगी। बहू, अदरक इलायची जरा कूट कर डालियो। जिस तरह से बीच में टपक कर मेरी बात काटी है ना, मन तो कर रहा है कि आपको ही काट दूं। जी जरूर आंटी। रेचल रसोई की तरफ चली जाती है तो माला इस तरह 15 अगस्त पर मोहल्ले में होने वाले कार्यक्रम के बारे में उसे बताने लगती है। कुछ देर में रेचल चाय लेकर हॉल में आती है तो
वो माला की बात सुनकर कहती है, माला आंटी, मोहल्ले के लोग 15 अगस्त पर पतंग उड़ाते हैं? उड़ाते हैं पर बहुत कम। अच्छा सुनीता, मैं चलती हूँ। सुन, उस दिन तिरंगे वाली साड़ी जरूर पहनियो। हाँ हाँ। माला चाय पीकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रेचल अपनी सास के आगे 15 अगस्त पर पतंग उड़ाने की इच्छा जाहिर करती है। उसके इतना बोलने पर सुनीता भी मान जाती है और रेचल खुश होती है। समय बीतता है और 15 अगस्त का दिन आता है। तीनों नए कपड़े पहनकर पार्क में सभी मोहल्ले वालों के साथ झंडा फहराने जाते हैं। जिसके बाद शरद रेचल के कहने पर 10-15 रंग बिरंगी पतंगे और मांझा लेकर आता है। दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी पतंग उड़ा रहे थे कि तभी सामने वाली छत से माला का बेटा ललित भी पतंग उड़ाते हुए शरद को आवाज लगाता है। ओ शर्मा जी का लड़के अकेले अकेले कहाँ पतंग उड़ा रहे हैं? अरे आ जाओ, एक पतंगबाजी का मुकाबला हो जाए। हाँ क्यों नहीं। अरे वाह शर्मा, धर्म पत्नी भी साथ है। अरे इन्हें क्या कटी पतंग लूटने के लिए छत पर लाया है? इसकी तो। रेचल शांत, इस बात का जवाब मैं तेरी पतंग काट कर दूंगा ललित के बच्चे। जिसके बाद शरद और ललित दोनों की पतंगबाजी का मुकाबला होता है, जिसमें बहुत कोशिश करने पर भी शरद की पतंग कट जाती है। अरे काई पोचे शर्मा, कट गई तेरी पतंग, आ गई तुझे शर्म। क्या हुआ, शर्मा जी के लड़के को पतंग उड़ानी नहीं आती? अरे जब से तुम मोहल्ले में आए हो मेरे पापा ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। तुम्हारी तारीफ कर करके हर बात में कहते हैं नालायक, शर्मा जी के लड़के से कुछ सीख। अभी देखो शर्मा जी का लड़का तो पतंगबाजी में फुस हो गया। बस बहुत हुआ शर्मा जी, आप पीछे हटिए। अब आपकी शर्मा इन पतंगबाजी दिखाएगी। दम है तो एक बार मेरे साथ भी पतंगबाजी का मुकाबला कर लीजिए ललित जी। ओहो भाभी जी, आप कहाँ पतंग उड़ाने चली हैं? पतंग उड़ाने के चक्कर में इस मांझे से अपना हाथ मत कटवा लेना आप। अरे आप मेरी चिंता मत कीजिए, चिंता तो आप अपनी पतंग की कीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक उसे आसमान में रहने नहीं दूंगी। देखते हैं। शर्मा जी चरखी पकड़िए और ढील देना ना भूलना। इतना कहकर वो कमर से साड़ी का पल्लू बांधती है और पतंग उड़ाना शुरू करती है। कुछ देर तक ललित और रेचल की पतंग आसमान में उड़ती है। दोनों की पतंगबाजी अच्छी चल रही थी। ये पतंगबाजी का नजारा देखने के लिए सभी मोहल्ले वाले अपनी अपनी छत पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही रेचल अपनी पतंग ललित की पतंग में उलझाकर जोर से मांझा खींचती है तो ललित की पतंग लहराती हुई जमीन पर आ गिरती है। ये देखकर अपनी अपनी छत पर खड़े लोग तालियां बजाते हैं। हाँ तो पहले आपके पापा आपको इनसे सीखने के लिए कहते थे ना, अब आपकी माँ अपनी बहू को कहेगी कि शर्मा जी की बहू से कुछ सीख, कितनी अच्छी पतंगबाज है वो, उसने तो तेरे पति की भी पतंग काट दी। रेचल बहू से हारने के बाद ललित की मानो बोलती ही बंद हो जाती है और वो अपने मायके की तरह अपने ससुराल के मोहल्ले में भी पतंगबाज बहू कहलाती है। सुमन ने अपनी बेटे कमल की शादी निम्मी नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से की थी। निम्मी एक अच्छी बहू की तरह सारा काम करती थी और सबका ख्याल रखती थी। साथ ही अपनी ननद परी को भी अपनी बहन की तरह ही प्यार दिया करती थी। ऐसे ही एक शाम को सभी लोग चाय पी रहे होते हैं, तभी सुमन बोलती है, अरे निम्मी बहू, जब से तुम आई हो ना बड़ा सुकून मिल गया है। तुमने तो घर के सारे काम संभाल लिए आते ही। जी माँ जी, ये मेरा भी तो परिवार है और परी तो मेरी छोटी बहन जैसी है। हाँ माँ, भाभी तो मेरा खुद से ज्यादा ख्याल रखती है हमेशा। चलो अच्छा है, अब तो मैं खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कह सकती। माँ ऐसी बातें मत किया करो आप। अरे सॉरी गलती हो गई भाई। सुमन की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और निम्मी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। अब वो बस वही करती जो उसका मन करता और सारा दिन आराम से अपने कमरे में फैलकर सोती रहती। ऐसे ही एक दिन निम्मी रसोई में रोटी बना रही थी। सारी रोटी सेककर और वहाँ से जाने लगती है। तभी परी बोलती है, भाभी ये क्या है, आपने रोटी सेक दी पर स्लैब साफ नहीं किया। देखिए आटा ऐसे ही फैला हुआ है। तो तुम्हारे कौन से हाथ टूट गए हैं साफ करते हुए? कर दो साफ। भाभी ये कैसी बात कर रही हैं आप? क्यों, करंट लग गया क्या कोई? जरा सा काम क्या बोल दिया, हाव भाव ही बदल गए। इतना कहकर निम्मी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद परी सारी रसोई साफ करती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दिन पर दिन निम्मी का काम को लेकर परी पर बोलबाला बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही एक दिन निम्मी रात का डिनर बनाकर रसोई की सिंक में बर्तनों का पहाड़ लगा देती है
और हाथ धोकर वहाँ से चली जाती है। तभी परी वहाँ प्लेट रखने आती है और बोलती है, भाभी ये सब क्या है? क्या हुआ? ये जो इतने सारे बर्तन ढेर लगा रखे हैं उनको कौन धोएगा? हाँ तुम और कौन? अरे सुबह शाम बर्तन मैं ही धोती रहूं क्या? दोपहर को भी मैंने ही धोए थे। तो शाम को मैंने भी धोए थे। तो क्या सारे घर में बस मैं ही खाती हूँ? हाँ, जो इतने सारे बर्तन धोऊं? तो मैं ही खाती हूँ। और नहीं तो 10 गिलास तो आप पानी पीकर गंदे कर देती हो, लेकिन जब मैं धोऊं तो वो बर्तन भी आप निकाल कर बड़ी सफाई से रख देती हो। तो तुम्हारे कौन से हाथ टूट गए हैं? धो लो, सारा काम मैं ही करके दूं। हद है। अरे जमाने भर के बर्तन गंदे तुम करो और धोए हम। अपनी बकवास अपने पास रखो। धोना है तो धो, वरना मेरा दिमाग मत खाओ। दोनों की बहस की आवाज सुनकर सुमन वहाँ आती है और आकर बोलती है, अरे क्या हो गया? क्यों तुम दोनों जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? आपकी मैडम क्यूरी को बर्तन धोने में दिक्कत हो रही है। अरे बस करो तुम दोनों, हटो यहाँ से। जब देखो तब लड़ाई करती हो। मैं धो लेती हूँ सारे बर्तन। माँ आप ही देखो, अरे कोई बर्तन नहीं है जो इस महारानी ने गंदा न किया हो, ऊपर से एहसान जता रही है। सुमन उन दोनों को डांट कर वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद वो खुद रसोई का सारा काम करती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और निमी की कामचोरी बढ़ती जाती है, जिसके चलते परी और उसकी बहस अब और बढ़ने लगती है। एक दिन दोपहर को जब परी कॉलेज से घर आती है तो देखती है कि सुमन ढेर सारे कपड़े धो रही है। तभी वो बोलती है, माँ भाभी कहाँ है? हो गई अपने कमरे में। क्यों? आप ये सब अकेले क्यों धो रही हैं? उनको बुलाओ। अरे कब से तो आवाजें दे रही हूँ, सुनती ही नहीं है। रुको मैं देखती हूँ, ऐसा कहाँ बिजी है वो। इतना कहकर परी निम्मी के रूम में जाती है और देखती है कि निम्मी तो आराम से सो रही है, जिसे देखकर परी मन ही मन में बोलती है, वहाँ मेरी माँ इतने कपड़े अकेले धो रही है और आप यहाँ आराम से सो रही हैं। शर्म तो है नहीं जरा भी इस औरत में, कितनी बेशर्म है ये। परी ये सब बोलकर निम्मी के रूम से जाती है और फुल वॉल्यूम में बूफर चला देती है। साथ ही खुद भी जोर जोर से गाने लगती है और इन सब से निम्मी की आंख खुल जाती है और उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो गुस्से में तनतनाती हुई परी के रूम में जाती है और बूफर का तार प्लग से निकाल देती है और चिल्लाते हुए बोलती है, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, जो ऐसे बूफर बजा रही हो तेज तेज, ऊपर से खुद भी सुर लगा रही हो। अरे अरे भाभी की नींद खराब हो गई। हाँ हो गई, बदतमीज बहुत हो तुम। तो आप भी तमीजदार नहीं है, समझी आप। जुबान संभाल कर बात करो परी, बड़ी भाभी हूँ मैं तुम्हारी। तो बड़े होने का फर्ज निभाओ ना। जाओ जाकर मम्मी के साथ कपड़े धुलवाओ, सारा दिन मरी भैंस की तरह बिस्तर पे पड़ी रहती हो। तुम्हें इतना ही तरस आ रहा है तो खुद क्यों नहीं काम करवा लेती अपनी माँ के साथ? मैं तो करवा ही दूंगी। अरे आप भी करवा लिया करो, सारा दिन इस बेड से प्यार मत किया करो, हाथ पैर चला लिया करो अपने भी, अरे जाम हो जाएंगे। निमी को सुनाकर परी चली जाती है और निमी खुद से बोलती है, इस एक बिलान की लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि ये मुझे सुनाकर चली गई, पर मैं भी निम्मी हूँ। अब देखना कैसे इसे दिन में तारे दिखाती हूँ। सबको बड़ा शौक है ना मुझसे काम करवाने का। ऐसा काम करूँगी ना कि खुद हाथ जोड़कर कहेंगे कि बस करो, हमें नहीं करवाना तुमसे काम। निम्मी इतना सोचकर वापस अपने कमरे में जाती है और आराम से पसर कर सो जाती है। निम्मी की हरकतों से अब सुमन भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। निम्मी को नाश्ता देने के लिए वो उसके कमरे में जाती है और देखती है कि वो आराम से मस्त सोई हुई है। ये देखकर उसका खून खोल जाता है और वो जूस निम्मी के मुंह पर उंडेल देती है और वो एकदम से उठ जाती है और गुस्से में निम्मी परी से बोलती है, ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं। मेरे चेहरे पर जूस गिरा दिया तुमने जानबूझकर। जी नहीं, वो तो जूस के गिलास को आप ज्यादा अच्छी लग गयी, इसलिए अपने आप गिर गया आपके ऊपर और आपकी सुबह हो गई। इतनी बार कहा है मैंने तुमसे कि अपने काम से काम रखा करो, हर बार मुझसे दुश्मनी निकालने क्यों आ जाती हो? निकलो मेरे कमरे से बाहर। परी हंसी हुई कमरे से बाहर आती है और ऐसे ही कुछ वक्त बाद निम्मी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो ये खबर सबको सुनाती है, जिसके बाद पूरे घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। पर निम्मी की कामचोरी की आदत नहीं जाती, जिसके चलते उसके घर वालों से यूं ही तू मैं चलती रहती है और परी से तो उसका 36 का आंकड़ा हो जाता है। निम्मी की प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरे हो जाते हैं और एक शाम निम्मी को लेबर पेन शुरू होता है और वो दर्द से करहाने लगती है
और अपने कमरे से नीचे हॉल में आने लगती है और शोर की आवाज से परी वहाँ आती है और अपनी भाभी को संभालते हुए बोलती है, भाभी भाभी आप ठीक तो है ना? आप डरो मत, कुछ नहीं होगा आपको। मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ भी नहीं होगा आपको। परी जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और निमी को एडमिट करवाती है, जिसके बाद निमी बहुत ही स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है। और कुछ ही देर बाद परी निमी से मिलने के लिए उसके वार्ड में जाती है और निमी बोलती है, मुझे माफ कर दो परी, मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर आज सबसे मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया। तुम सबसे अच्छी हो। परी अपनी भाभी को गले लगा लेती है और उनको माफ कर देती है और इसी के साथ उनकी दुश्मनी का एंड होता है। पीहू एक बहुत ही सुंदर और गुणी लड़की थी। वो अपनी खूबसूरती को ज्यादा बढ़ाने के लिए नए नए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज किया करती थी। साथ ही वो अपने लंबे काले बालों पर कभी लाल तो कभी हरा रंग करवा कर आ जाती थी और एक अतरंगी सा भेष बना लेती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने बालों में रेनबो के 7 कलर करवा लेती है, जिसे देखकर उसकी माँ के तो होश ही उड़ जाते हैं। हाय हाय कमबख्त, ये क्या करवाया है अपने बालों में? मम्मी, ये आजकल का फैशन है, रेनबो मिजा, you know? अरे काहे का मिजा, शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? अरे मम्मी मार क्यों रही हो? हाँ तो क्या तेरी पूजा करो? कितने पैसे खराब कराई जाकर पार्लर में इन सब के पीछे। जा कोई और कलर करवा कर आ अपने बालों को। कभी भी नहीं मम्मी, अब तो ये ऐसे ही रहेगा और वो भी लाइफ टाइम। दिन बीतते जाते हैं। आसपास के लोग पीहू का ये अतरंगी रूप देखकर हैरान हो जाते थे, पर उसे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन उसके लिए विनीत नाम के लड़के का रिश्ता आता है। किरण अपनी बेटी के बालों पर काले विग लगाकर उसे रेडी कर देती है। सब लोग हॉल में बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी विनीत की माँ हेमा बोलती है, बहन जी, सुना है आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, तो फिर देरी कैसी? बुला दीजिए ना अपने बेटी को। पीहू अपने नकली बालों को कवर करने के लिए सर पर पल्ला रख लेती है और अपने हाथों में चाय नाश्ता लेकर वहां आ जाती है। ऐसे ही दोनों परिवार वाले रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद विनीत और पीहू की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। पीहू अपने हाइलाइटेड बालों को छुपाने के लिए हमेशा ही सर पर पल्ला रखे रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक दिन सुबह सुबह जब पीहू पूजा करके जैसे ही अपनी सास के पैर छूने के लिए झुकती है, तभी उसके बालों से विग उतरकर हेमा के पैरों में गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या बला है? अरे तेरे बालों को क्या हो गया? ओह थैंक गॉड, अब मुझे इसका सहारा लेने की जरूरत नहीं है। फाइनली सबको पता चल ही गया। इतना कहकर पीहू वहाँ से चली जाती है और अपने सतरंगी बालों के साथ पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देती है। ये सब देखकर हेमा का पारा हाई हो जाता है। शाम को जब विनीत घर आता है तब, अरे पीहू, ये क्या करा लिया तुमने अपने बालों का? पागल लग रही हो, पागल। तुम और तुम्हारी माँ पता नहीं क्या हो यार, मंगल ग्रह से तो नहीं आए? फैशन का बिल्कुल पता नहीं है तुम्हें। पीहू गुस्से में पैर धमकती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और पीहू के बालों का कलर निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाल बहुत ज्यादा टूटने और सफेद होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन पीहू शीशे के आगे बैठी कंघी कर रही होती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे बाल इतने सफेद होते जा रहे हैं और झड़ भी रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो सब मुझे उम्र से पहले बुढ़िया कहने लगेंगे। इन सब से पीहू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ऑनलाइन बहुत सारे नए नए केमिकल प्रोडक्ट्स मंगवाती है और उनका इस्तेमाल करने लगती है, पर सारे प्रोडक्ट्स उसके बालों पर बेअसर होते हैं, जिसकी वजह से
उसके बाल और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। एक दिन ऐसे ही वो बाजार में सब्जियां खरीदने जाती है। तब लोग उसके बालों को देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। हाय हाय, इस लड़की को तो देखो, शकल से तो कितनी जवान लगती है और बालों से 100 साल की बुढ़िया लगती है, बुढ़िया। सच कह रहे हो। और भी कुछ दिन पहले जब मैंने देखा था ना, तो रंग बिरंगे बाल लेके घूम रही थी, और आज देखो कैसे नमक जैसे सफेद हो गई। लोगों की ऐसी बातें सुनकर पीहू को बहुत बुरा लगता है। वो सब्जियों का थैला वहीं पर फेंक कर अपने घर लौट आती है और धीरे धीरे डिप्रेशन में रहने लगती है। एक दिन इन सब चीजों से इतना ज्यादा परेशान होकर वो गुस्से से बाथरूम जाती है और पास ही रखी कैंची उठाकर अपने बाल काटना शुरू कर देती है। फिर रोते रोते वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब हेमा वहाँ आती है तो अपनी बहू को इस हालत में देखकर हैरान हो जाती है और जल्दी से अपने बेटे विनीत को आवाज देती है। विनीत, विनीत, बेटा जल्दी आ, देख बहू को क्या हो गया। पीहू उठो, उठो पीहू, अरे क्या हो गया तुमको, कुछ तो बोलो। विनीत पीहू को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है, जिसके बाद हेमा उस पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाती है। अरे बहू, ये तूने क्या किया? देख क्या हाल बना लिया तूने अपना बेटा। तो और क्या करती माँ जी, अपने शौक और जिद के चलते मैंने अपना ये हाल कर लिया। मेरे सारे बाल झड़ गए। लोग मुझे देखकर तरह तरह की बातें करते हैं। मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी, हमेशा अपनी मनमर्जी चलाई। बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जा और तू देखना, मैं तेरे बालों को पहले की तरह घना और लंबा बना दूंगी। आप सच कह रही हैं माँ जी? क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। बस मैं जैसा कहती हूँ तू वैसा ही करना। वक्त बीतता जाता है। अब हेमा अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखती है। उसको अच्छे से खाना खिलाना, समय पर बालों में तेल लगाना, मसाज करना और साथ ही कई घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना। थोड़े ही समय बाद पीहू के बाल लंबे, काले और घने हो जाते हैं। जो भी उसको देखता उसके लंबे बालों की तारीफ करता नहीं थकता। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, अगर आप न होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे पगला गई हो क्या बहू तुम? बेटी हो हमारी, ऐसे मत कहो। जी माँ जी, जैसा आप कहें। बाकी सब बातें तो ठीक है बेटा, लेकिन अब एक बात याद रखना, भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है, उसमें खुश रहना सीखो। जरूरत से ज्यादा पाना चाहोगे तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। दोनों सास बहू प्यार से एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब पीहू अपनी सास के साथ मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। साथ ही वो सभी केमिकल प्रोडक्ट्स का त्याग कर घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सतरंगी बालों वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।